जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम एक नया वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें कि हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम का कॉन्सेप्ट, जो कि हमें बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आर्टिकल 19 से हमें कौन कौन से फ्रीडम मिलते हैं, कौन कौन से हमें ऐसे राइट मिलते हैं जो कि हमें पूरे इंडिया में हमें कोई भी एक्सरसाइज करने पे कहीं भी जाने घूमने रहने और कोई भी एजुकेशनल डिग्री या कुछ भी ऐसी चीज़ें लेने के लिए हमें फ्रीडम देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस में ज़रूर ही आते हैं। और अभी तो करंट में बहुत सारे ऐसे टॉपिक चल ही रहे हैं जो आर्टिकल 19 के वायलेशन एंड नॉन वायलेशन और आर्टिकल 19 के करेक्टर पे बातें करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि राइट टू फ्रीडम का जो हमारा आर्टिकल 19 है वो हमें कितने राइट देता है और उसमें क्या क्या प्रोविजंस बताए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है हमारे चैप्टर का नाम और उसमें पहला पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट। तो जो हमारा आर्टिकल 19 है वो हमें 6 राइट का प्रोटेक्शन देता है अंडर राइट टू फ्रीडम। अंडर राइट टू फ्रीडम देखते हैं हम। आर्टिकल 19 गारंटी टू ऑल सिटीजन द 6 राइट। ओके, तो आर्टिकल 19 गारंटी देता है सभी सिटीजन को कितने राइट का? 6 राइट का। 6 राइट ऐसे हैं जो आर्टिकल 19 के द्वारा हमें गारंटीड मिलते हैं। कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड द नेक्स्ट इज राइट टू असेंबली peaceably and without arms, right to form association or union or cooperation societies, right to move freely throughout the territory of India, right to reside and settle in any part of the territory of India, and right to practice any profession or carry or any occupation, trade and businesses. Okay, तो बेसिकली आर्टिकल 19 हमें ये 6 राइट देता है। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि आर्टिकल 19 हमें कितने राइट प्रोवाइड कराता है। तो आर्टिकल 19 हमें 6 राइट प्रोवाइड कराता है। आर्टिकल 19 किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 19 रिलेटेड है राइट टू फ्रीडम से। किससे? राइट टू फ्रीडम से, जिसमें हमें फ्रीडम मिलती है। जिसमें हमें किस चीज़ की फ्रीडम मिलती है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलता है। फ्रीडम मिलती है असेंबली बनाने की, जो कि शांति रूप से, पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, बिना किसी हथियार के। एंड देन हमें फ्रीडम मिलता है एसोसिएट करने का, क्या? एसोसिएशन बनाने का, और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फॉर्म करने का हमें राइट मिलता है। एंड देन हमें मिलता है फ्रीली घूमने का पूरे भारत में। जैसे हम घूमने चले जाते हैं ना, हम अब मान लो कि हम हैं जम्मू कश्मीर के, हम घूमने चले गए कन्याकुमारी, हम घूमने चले गए अपना अंडमान निकोबार, हम घूमने चले गए मालदीव, है ना, सॉरी मालदीव नहीं, ये अपना लक्षद्वीप चले गए, है ना, अपनी अपने जगहों पे चले गए। तो ये हम आर्टिकल 19 के द्वारा ही घूमते हैं। उसके बाद क्या? कहीं भी रहने और कहीं भी जाने और सेटल होने की जो हमें इंडियन टेरिटरी में जो हमें राइट मिलता है वो भी आर्टिकल 19 के थ्रू मिलता है। एंड हमें आर्टिकल 19 राइट देता है कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड करने का जो फ्रीडम होता है वो हमें आर्टिकल 19 के द्वारा ही मिलता है। आशा करती हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। ओरिजिनली आर्टिकल 19 कंटेन्स 7 राइट्स, है ना। अभी हम देख रहे हैं प्रेजेंटली हमारे पास कितने राइट है? 6 राइट है। बट यहाँ बताया गया है कि ओरिजिनली आर्टिकल 19 कंटेन्स 7 राइट। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि आर्टिकल 19 ओरिजिनली कितने राइट को कंटेन करता था? तो 7 राइट को कंटेन करता था। फिलहाल में इन प्रेजेंट कितने राइट है? तो 6 राइट है। आगे देखते हैं। बट राइट टू acquire, hold and dispose the property was deleted by 44th Amendment Act of 1978. ओके, ओरिजिनली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 है वो कंटेन करता था 7 राइट को, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था उसको डिलीट कर दिया गया। जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था उसको डिलीट कर दिया गया। आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि 1978 में कौन पीएम था, किसकी गवर्नमेंट थी, कौन से पार्टी की गवर्नमेंट थी और पीएम कौन था। चलिए आगे देखते हैं। और आप लोग कमेंट किया करिए। जब मैं क्वेश्चन करती हूँ ना, तो आप लोग थोड़ा सा कुछ गूगल करके, देख के, पढ़ के कमेंट जब करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप इंगेज हैं इस वीडियो में, है ना। फिर वो होता है कि आपको चीजें रिकॉल भी रहती हैं और आपके कमेंट से हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पे बहुत ही कम रीच जा रही है और बहुत ही कम उसके सब्सक्राइबर हो रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप लोग जरूर इसको सब्सक्राइब करने की
कोशिश करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। These six right are protected against only state action and not private individuals. ओके तो ये जो हमें 6 राइट मिलते हैं ना कि कहीं भी जाने का, घूमने का, कोई भी ऑक्यूपेशन करने का, बिजनेस करने का, कहीं भी सेटल होने का, ये सारे राइट हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट ओनली स्टेट। सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट हमें ये आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है। अब ऐसा नहीं है कि ये किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हमें प्रोटेक्ट करता है। अब जैसे हम कहीं चले गए और हम किसी और की प्रॉपर्टी में जाके अपना घर बना लिए और हम कहे कि भाई हमारा तो आर्टिकल 19 है कि हम जहां मर्जी चाहे बना सकते हैं, तो वो वाला प्रोविजन नहीं होगा। आर्टिकल 19 सिर्फ स्टेट आपको ये फ्रीडम देता है कि आप जहां मर्जी वो कर सके। वो स्टेट के द्वारा कुछ भी ऐसा गलत या कोई भी वॉयलेटेड नहीं होना चाहिए। बाकी आप इंडिविजुअल के थ्रू ये सारे फ्रीडम आपको इंडिविजुअल के थ्रू नहीं मिलते हैं। जैसे आर्टिकल 15 का डिस्क्रिमिनेशन का हमने पढ़ा हुआ है, उसमें जो दूसरा प्रोविजन था वो किसको प्रोहिबिट करता था? वो प्रोहिबिट स्टेट और इंडिविजुअल दोनों को करता था कि आप किसी भी पब्लिक प्लेस या किसी भी दुकान, किसी भी रेस्टोरेंट, होटल वगैरह में जाने पे आपको कोई इंडिविजुअल भी नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकता है कि आपके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। बट यहाँ जो आर्टिकल 19 है उसमें ये प्रोटेक्शन करता है सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट, स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट, ना कि किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट। चलिए आगे देखते हैं। मूव ओवर दीज राइट आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन and to the shareholder of the company but not to the foreigner or the legal person like the companies and corporation etc. ओके तो जो ये आर्टिकल 19 में जो हमें 6 राइट मिलते हैं ना, वो सिर्फ अवेलेबल होते हैं किसको? पहले तो सिटीजन को, और जो शेयर होल्डर हैं कंपनीज के, जो कि फॉरेनर हैं बट शेयर होल्डर हैं कंपनी, इंडियन कंपनी के, उनको मिलते हैं। ये किसी भी फॉरेनर को ये फ्रीडम नहीं मिलता है और ना ही किसी लीगल पर्सन को ये फ्रीडम मिलता है आर्टिकल 19 का, जिसमें कि कोई कंपनी आ गई या कॉर्पोरेशन आ गया, इनको आर्टिकल 19 का फ्रीडम नहीं मिलता है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि ठीक है, इनको अगर आर्टिकल 19 का फ्रीडम नहीं मिलता है तो जो फॉरेनर इंडिया में घूमते हैं वो कौन से आर्टिकल के थ्रू घूमते हैं भाई? जब हमारा घूमने का अधिकार, कहीं भी जाने का, कहीं भी सेटल होने का अधिकार, अगर सेटल होने का तो खैर नहीं मिलता है फॉरेनर को, हमें पता है किसी भी लीगल फॉरेनर को भी नहीं मिलता है, लेकिन कहीं भी मूव करने का है ना, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये वाला जो फ्रीडम है ये फिर फॉरेनर को नहीं मिलता है। तो वो घूमते कौन से पावर के थ्रू घूमते हैं, कौन से आर्टिकल को अथॉरिटी उनको देती है? तो यहाँ पे उनको अथॉरिटी मिलती है आर्टिकल 21 के थ्रू। उनको उनको राइट टू लीव, राइट टू लाइफ, राइट टू टूर, ये सब जो आर्टिकल फ्रीडम मिलते हैं वो हमें मिलते हैं, फॉरेनर्स को मिलते हैं आर्टिकल 21 के थ्रू, और इंडियन सिटीजन को दोनों के थ्रू मिलते हैं, 21 एंड आर्टिकल 19 दोनों के थ्रू मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंजॉयमेंट of these 6 right only on the ground of mentioned in the article 19 itself and not on any other ground, है ना। तो स्टेट क्या इम्पोज करता है? स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ दीज 6 राइट पे, है ना। तो जो हमारी स्टेट है, स्टेट का मतलब क्या होता है, मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। तो जो हमारा स्टेट है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है ये आर्टिकल 19 से जो हमें 6 राइट मिलते हैं उसके एंजॉयमेंट पे, ओके। जिसका कि ओनली ऑन द ग्राउंड, कौन से ग्राउंड पे? सिर्फ उस ग्राउंड पे जो आर्टिकल 19 में मेंशन किए गए हैं, और किसी अदर ग्राउंड पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता है आर्टिकल 19 के एक्ट पे। लेकिन आर्टिकल 19 में ही वो प्रोविजंस बताए गए हैं, वो ग्राउंड बताए गए हैं जिसपे कि आर्टिकल 19 में जो हमें 6 फ्रीडम मिलते हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। चलिए अब चीजों को हम डिटेल में देखते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हमारे आर्टिकल 19 का हमें पहला जो फ्रीडम मिलता है वो है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इसमें हमें क्या मिलता है, इसका एक्सेप्शन क्या है और इसके डिटेल पॉइंट क्या है वो हम देखते हैं। इट इम्पेल्स दैट every citizen has the right to express his view, opening, believe and convict freely by word of mouth, writing, printing, picturing or in any other manner, okay। तो क्या बोलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो प्रोविजन है वो क्या इम्पेल करता है? वो इम्पेल करता है कि एवरी सिटीजन, भारत के हर सिटीजन को ये राइट है कि वो एक्सप्रेस कर सकता है अपने व्यू को, अपने ओपिनियंस को, अपने बिलीफ को और अपने कन्विक्शंस को फ्रीली, बहुत ही आजादी से, या तो कि बोल के या लिख के या कोई भी प्रिंट करके या को पेंटिंग बना के या किसी और अदर मैनर से।
अब इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ, जैसे कि हर भारत के जितने सिटीजन है ना, उन सबको ये राइट है कि वो अपने व्यू, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। कुछ इस पे बाउंड्री भी लगी है, कुछ इस पे सीलिंग भी लगी है, कभी कभी इसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे आप नहीं भी बोल सकते हैं, ये सारे प्रोविजन अलग हैं। बट मैक्स ऑफ द टाइम आपको ये फ्रीडम मिलता है कि आप बोल सकते हैं, आप अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब जैसे हमने देखा है, रिपोर्टिंग जब करते हैं ना प्रेस वाले, तो चले जाते हैं किसी से भी कुछ भी पूछने कि हाँ बताइए, अब जैसे ये चुनाव का वोट है तो हम चुनाव का एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे चले जाएंगे किसी किसी गांव में प्रेस वाले अपने, वो बोल देंगे हाँ भाई आप ये बताइए कि आप किसको वोट देना चाहते हैं। तो वो बोल देंगे कि पहले ये रवीश कुमार बहुत करते थे, अभी ये ललन टॉप वाले कुछ हैं वो भी बहुत करते हैं, कुछ और ऐसे चैनल हैं जो बहुत करते हैं ये सब चीजें। तो अब उस पे क्या है कि अब वो बोल देंगे कि हाँ भाई आप बताइए किसको वोट देना चाहेंगे, वो बोल देंगे हम इनको वोट देना चाहेंगे, वो बोल देंगे हम। तो ये सब हमें मतलब ये हमारे जो बोलने का अधिकार है वो हमें कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 19 से मिलता है। हमारा जो ओपिनियन है, जैसे कुछ ऐसा हुआ इंडिया में जो कि नहीं होना चाहिए, या कुछ ऐसा हुआ जिसमें 10 लोगों का 10 तरीके का व्यू है ना। तो या तो हम देखते हैं जो डिबेट होती है, जो डिबेट होती है हमारे न्यूज चैनलों पे, नेक्स्ट लेवल की खैर होती है, बट कुछ अच्छी डिबेट्स भी होती है। तो वो उस डिबेट में आप, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बड़े ऑथेंटिक चीजें बोल रहे हैं या बड़े रिसर्च के साथ बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं रिसर्च के साथ, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना एक्सपीरियंस, अपना ओपिनियन देते हैं। तो वो सारे राइट हमें कहाँ से आते हैं? हमें आते हैं आर्टिकल 19 से। तो अब आपको भी ये पता होना चाहिए कि अगर आपका किसी भी टॉपिक पे, किसी भी पॉइंट पे अगर आपका एक कोई व्यू है, कोई ओपिनियन है जो कि इंडिया की सोवर्निटी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है और इसको हार्म नहीं पहुंचाता है, तब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये आजादी देती है, आपको ये फ्रीडम देती है कि आप अपने ओपिनियन, अपने व्यू को या तो कि बोल के, लिख के, पिक्चर करके, जैसे लोग पोस्ट करते हैं, है ना। तो अब लोग जो कोट पोस्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या कहीं वॉलपेपर, वॉलपेपर तो खैर उनका इंडिविजुअल हो गया, बट कहीं ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह पे, तो ये सब चीजें ये सब आपको कहाँ से आती है? ये सब आती है अंडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर, कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आपके साथ कोई बदतमीजी करे, आपको आ गया गुस्सा, अब फिर आपको बोल रहे कि भाई आपको तो गुस्सा आ ही नहीं सकता, आपको तो गुस्सा आना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ऐसा मिला नहीं है। बट ऐसी बातें नहीं है कि आपको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का, आपको अपनी ओपिनियन देने का, आपको अपनी स्पीच करने का, आपको किसी टॉपिक पे अगर कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको बोलना चाहते हैं, लोगों के सामने लाना चाहते हैं, है ना। ऐसा हमने देखा होगा आजकल बहुत यूट्यूब वगैरह पे चल रहा है, खैर पहले तो इतना नहीं हुआ करता था, बट अभी क्या, ये बहुत ज्यादा सिस्टम चल रहा है कि कोई भी किसी भी टॉपिक पे यूट्यूब पे मोबाइल में कैमरा खोल के अपना ओपिनियन देने लग रहा है ना, कि हमारा ये, हमारा वो है। तो वो सबको फ्रीडम मिलता है अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए बहुत डिटेल हो गई क्लास, चलिए आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड फॉलोइंग, है ना। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ही क्यों बोल रही है? ये भी आप लोग एक बात है ना कि पार्लियामेंट क्यों नहीं बोल रही है। हम जब से ये अपना आर्टिकल फंडामेंटल राइट का पढ़ रहे हैं, हम जब भी अभी हमने सिटीजन पढ़ा कुछ दिन पहले, हमने देखा कि वहां पे पार्लियामेंट को पावर है कि पार्लियामेंट ये बोल सकती है, पार्लियामेंट ये इनेक्ट कर सकती है, पार्लियामेंट ये प्रोविजन कर सकती है, पार्लियामेंट वो प्रोविजन कर सकती है। बट जब से हम फंडामेंटल राइट में आए हैं, हम हर आर्टिकल में यही देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों बोल रही है भाई? क्योंकि फंडामेंटल राइट का गार्डियन कौन है? अपना सुप्रीम कोर्ट है। अगर आप वायलेट हो रहा है फंडामेंटल राइट, तो आप किसके पास जा सकते हैं? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट को एक्सप्लेन और आइडेंटिफाई तो खैर पहले से है, बट एक्सप्लेन कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम पावर है हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का, इसीलिए फंडामेंटल राइट के किसी भी प्रोविजन के बारे में अपनी सुप्रीम कोर्ट ही गाइडलाइन जारी करती है, और वही उसके ही स्टेटमेंट सबसे ज्यादा माने होते हैं। तो चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, कि राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यू एज वेल एज व्यू ऑफ अदर, है ना, कि प्रोपोगेट कर सकते हैं किसी एक के व्यू को, एज वेल एज किसी अदर के व्यू को भी आप प्रोपोगेट कर सकते हैं अपने राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के द्वारा। देन नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम ऑफ प्रेस, कि प्रेस का फ्रीडम जो हमें मिलता है वो भी हमारे आर्टिकल 19A के थ्रू मिलता है, कि आर्टिकल 19A में जो हमें पहला पॉइंट मिलता है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो उसके थ्रू ही हमें मिलता है प्रेस का भी फ्रीडम। देन
कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, जो हमने टीवी वगैरह पे एडवर्टाइजमेंट देखा है ना, अभी तो मैच चल रहा है क्रिकेट का, तो आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आता है। और अभी तो क्या ओटीटी वगैरह का थोड़ा सिस्टम चल गया है, थोड़ा जो चीजों का तो ऐड वगैरह थोड़े कम आते हैं, बट फिर भी कुछ हमें ऐड तो देखने को मिलते हैं ना। अभी यूट्यूब पे देखो कितने ऐड आ जाते हैं, जिसकी कुछ ऐसे ऐसी वीडियो वगैरह है, तो वो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट करने का जो हमें फ्रीडम मिलता है, वो भी हमें आर्टिकल 19 के थ्रू ही मिलता है। देन राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, कि किसी भी टेलीफोन के कन्वर्सेशन को टैप नहीं किया जा सकता है, इसके अगेंस्ट राइट भी हमारे ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इसका देखो, इसको समझने की क्या बात है। अब दो लोग बात कर रहे हैं, देखो आपको सारी फ्रीडम है जब तक कि किसी नेशनल लेवल के को आप थ्रेट नहीं पहुंचा रहे हैं, तब तक आपको सारी फ्रीडम है। अगर नेशनल लेवल पे बात आ गई या किसी भी स्टेट लेवल के उसकी सोवर्निटी पे बात आ गई, तो फिर अलग प्रोविजन हो जाता है वहां पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, अब दो लोग टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, या दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, या टेलीफोन पे चलो बात कर रहे हैं। अब आप चलो मर्डर हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया, कोई ऐसे बड़े केस हो गए, तब तो बात अलग है कि कोई स्टेट टैपिंग करवा सकती है, वो भी बिफोर नहीं, आफ्टर आफ्टर सिचुएशन करवा सकती है। बिफोर का तो मुझे नहीं अभी तक लगता है कि पहले। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सस्पिशियस हैं, तो उनके बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे बात हो रही है आम जनता को जो पावर मिली है, कि अगर आप ऑफिसर बन के जाते हैं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के जाते हैं, अगर आप कोई पीसीएस अधिकारी बन के जाते हैं, तो आपको कोई ऐसा बहुत सुपरफिशियल लोगों से डील नहीं करने पड़ेंगे। आपको नॉर्मल कॉमन लोग जो रहते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उनके प्रति चीजें करनी पड़ेगी। तो हमें उनके राइट को और अपने साथ साथ अपने भी राइट को जानना जरूरी होता है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो हम उस कॉन्सेप्ट से, उस व्यू से ही ये जो बुक है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो लोग मान लो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अब उनकी बातें कुछ कुछ चल रही है, कुछ अब आप टैप कर लिए फोन, फिर वो पूरा सुनाए जा रहे हो दुनिया भर में कि हाँ भाई ये है वो है वो है। अब कुछ ऐसे हैं कि कुछ लोगों के वीडियो हैं जो कि अननेसेसरी तरीके से कुछ गलत ऐसे रहते हैं, जिनको कि आप रिकॉर्ड करके कोई बहुत गलत प्लेटफॉर्म पे डाल दिया जाता है। तो वो भी, उसके अगेंस्ट में हमें प्रोटेक्शन कहाँ से मिलती है, आर्टिकल 19 से मिलती है। आगे देखते हैं, राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ओके, राइट टू टेलीकास्ट में हमें कहां से मिलता है, अपने आर्टिकल 19(1) से मिलता है, 19A से मिलता है। देन आगे चलते हैं, आगे राइट अगेंस्ट बाउंड कॉल्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये राइट अगेंस्ट बाउंड कॉल्स बाय पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट भी ये हमें जो मिलता है राइट, वो भी आर्टिकल 19 के थ्रू मिलता है। आगे देखते हैं, राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटी, कि गवर्नमेंट एक्टिविटी के बारे में जानने का राइट भी हमें कहां से मिलता है, हमें मिलता है आर्टिकल 19 से, कि गवर्नमेंट की जो एक्टिविटी है उसको हम कौन से आर्टिकल के थ्रू जान सकते हैं, हम जान सकते हैं आर्टिकल 19 के थ्रू। आर्टिकल 19 हमें ये प्रोविजन करता है कि हम गवर्नमेंट की एक्टिविटी को जान सकते हैं। अब देखो, बिना विदाउट बुक के पढ़ाना ना बहुत इजी काम है, कि हम 4 लाइन पढ़ लिए किताब, उसमें से जो हमें अपने अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट लगा, कि भाई 4-5 लाइन 10 लाइन होगी, चलो इंपॉर्टेंट होगी, ये ले लिए, ये हम आके ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए या व्हाइट बोर्ड पे लिख दिए, अब हम पढ़ा दिए, अब तुम समझ लिए। फिर जब तुम, अब उसी से तो काम चलेगा नहीं ना, क्योंकि जब हम जाते हैं एग्जामिनेशन में तो हमें पता चलती है कि भाई पढ़ना बहुत ज्यादा था हमें। फिर क्या होता है कि फिर जब हम आते हैं उस पे, जब हम बुक पे आते हैं तो हमें 100 और चीजें पता चलती हैं, फिर हमें थोड़ा कंफ्यूजन होने लगता है कि क्या है नहीं है। बुक से पढ़ाने का सबसे मैंने ये चुना इसीलिए ये वाला मेथड पढ़ाने का, कि बुक से पढ़ाने की सबसे अच्छी चीज ये होती है ना, कि आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड चीजें समझ में आती हैं, कि कल को अगर आप वीडियो पढ़ाई कर रहे हो, बट अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हो, तो भी आपको एक पूरी बहुत ही रेप्यूटेड बुक की पूरी समरी पता है, और फिर आपको उसमें से अपने हिसाब से या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट को निकालना है, और उसको आपको अपना शॉर्ट नोट्स बनाना है या नहीं बनाना है, या जो भी करना है ना। तो बुक से पढ़ाने का फायदा यही है कि आपकी कुछ भी चीजें मिस नहीं होती है, कम से कम जितनी बुक में लिखी रहेंगी उतनी तो मिस नहीं ही होंगी। अब अगर सोचो कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो कि फंडामेंटल राइट आपको पढ़ा रहा है, वो और वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा है, तो क्या वो इतनी सारी फ्रीडम को आपको बता पाएगा, या कि मतलब
ओवरऑल बता देगा कि हमें फ्रीडम मिलता है कहीं भी स्पीच देने का, कहीं भी एडवर्टाइजमेंट का, ये है गवर्नमेंट जॉब को। ओवरऑल तो बता ही सकता है, ओवरऑल तो कोई भी बता देगा। बट जब हम बुक से पढ़ते हैं ना, जब हम एक बुक अपने सामने रख के पढ़ते हैं, और जब हम कुछ भी ऐसे पीडीएफ से पढ़ रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीजों से पढ़ रहे हैं जो कि हमारे सामने पूरी समराइज की हुई है, तो हमें कोई भी पॉइंट को मिस करने का जो हमारे पास ऑप्शन होता है, वो बहुत ही मतलब बहुत ही ना के बराबर हो जाता है, कि हम किसी भी पॉइंट को मिस नहीं कर सकते जब तक कि वो बहुत ही ज्यादा इररिलेवेंट ना हो हमारे सिलेक्शन से। ओके, तो चलिए, अब गवर्नमेंट की एक्टिविटी को हम कैसे जान सकते हैं? तो गवर्नमेंट की एक्टिविटी को हम ऐसे जान सकते हैं कि गवर्नमेंट भाई न्यूज़पेपर में निकालती है कि हाँ हमने यहाँ पुल बनवा दिया, यहाँ वो बनवा दिया। न्यूज़पेपर बेसिकली क्या है? न्यूज़पेपर यही है कि गवर्नमेंट के थ्रू इंडियन पब्लिक को अपने द्वारा किए गए काम का बताने के लिए, क्योंकि देखो, देश का मालिक तो जनता है, सीधी सीधी बात है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या बोलता है कि देश की मालिक कौन है? जनता है। तो मालिक को अपडेट तो चाहिए। हालांकि मालिक उतना अवेयर नहीं है, जो हेड है, जो ऑनर है, वो उतना अवेयर नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन ऑनर वही है ना? तो जो एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉइज हैं या जो ऐसे हैं जो काम करने आए हैं, जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जब काम करेंगे तो जनता के पास कैसे लेके जाएंगे? अब इंडिविजुअल इंडिविजुअल तो लेके जा नहीं सकते, जाते भी हैं कुछ लोग अपने अपने कुछ कुछ काम को लेके इंडिविजुअल तरीके से, है ना? तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज किया जाता है, न्यूज़पेपर का यूज किया जाता है कि हाँ भाई हमने यहाँ पुल बनवाया, हमने यहाँ रोड बनवाई, हमने यहाँ, फिर पब्लिक सेमिनार्स किए जाते हैं, फिर बहुत सारे मंच, असेंबलीज की जाती है, बहुत सारे मंच ऐसे बनाए जाते हैं जहाँ पे कि 1-to-1 डिस्कशन होता है, 1-to-1 क्वेश्चन आंसर होता है बहुत सारे मीडिया के थ्रू के, हाँ भाई आपने क्या काम किया, आपने क्या काम किया। तो बेसिकली वो एक तरीका है गवर्नमेंट का इंडियन पब्लिक को ये बताने का, या अपनी पब्लिक को ये बताने का कि हमने, आपने हमें चुन के यहाँ पे भेजा है, तो देखिए हमने ये काम किया है। अब देखो, बताने को तो सारी गवर्नमेंट बता देगी, बट उसका मूल्यांकन करना, उसको एनालाइज करना पब्लिक का काम है। अब पब्लिक अगर उस लेवल पे अवेयर रहेगी तो वो बिल्कुल कर सकती है, नहीं रहेगी तो फिर उसका अलग हिसाब है, बट यहाँ पे हम उस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें गवर्नमेंट के एक्टिविटी को जानने का अधिकार है, वो भी हमें आर्टिकल 19 के थ्रू मिलता है। देन फ्रीडम ऑफ साइलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड माय फेवरेट, जो माय फेवरेट राइट होता है ना फ्रीडम का, वो मुझे मिलता है कि, वो मुझे लगता है कि यही है फ्रीडम ऑफ साइलेंस, कि आप बकवास नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो यही है कि फ्रीडम ऑफ साइलेंस, कि आप अगर चाहें तो आप चुप रह सकते हैं, और ये आपको हर जगह मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बाहरी दुनिया में मिलेगा या सिर्फ नॉर्मल लाइफ में मिलेगा, आपको कोर्ट में नहीं मिलेगा। अगर आप किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं तो आप वहां पे भी नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मिलता है फ्रीडम ऑफ साइलेंस। आपके सामने आप किसी भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसी निगेटिव चीज है, या कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी तैयारी को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, या कोई भी ऐसी चीज है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपकी पर्सनालिटी को लूज कर रही है, तो आप उस चीज से साइलेंटली हट सकते हैं। मतलब हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर सिचुएशन पे रिएक्ट करना जरूरी नहीं है ना? जब तक अति पे हो जाएगा तो फिर बात ही अलग है, फिर कहानी बदल जाती है। बट ये जो फ्रीडम है ना, फ्रीडम ऑफ साइलेंस इज द वंडरफुल फ्रीडम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय द आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मर्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री कैंसोर सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर। ओके, सेंसरशिप, सॉरी, प्री सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर। ये हमारे जो वो टाइम था ना, पोस्ट प्री इंडिपेंडेंट था, कि इंडिपेंडेंट के पहले जो हमारा सिचुएशन था, तो हमारे इंडियन लोगों ने बड़ी सेंसरशिप को झेला हुआ है न्यूज़पेपर पे। तो इसके लिए उसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया कि राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ, की राइट अगेंस्ट मिलता है इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर, की सेंसरशिप के न्यूज़पेपर के अगेंस्ट भी हमें राइट मिलता है। देन कि राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिक्टिंग अबाउट नॉट राइट ऑन स्ट्राइक। ओके, तो हमें ये मिलता है कि नॉट राइट ऑफ स्ट्राइक की चीजें भी, ये वाला फ्रीडम भी हमें मिलता है। राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिक्टिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, की हमें डेमोन्स्ट्रेशन और पिक्टिंग का तो राइट मिलता है, बट राइट टू स्ट्राइक हमें नहीं मिलता है। ऐसा यहाँ पे बताया गया, बट आर्टिकल 21 के थ्रू हमें ये आर्टिकल भी, हमें ये फ्रीडम भी मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन ग्राउंड ऑफ सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, security of state, friendly relation with the foreign state, public order, decency and the morality,
contempt of court, defamation and incitement of an offenses. ओके, तो बेसिकली यही बात बताई गई है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो हमें फ्रीडम मिलती है, इधर जो हमने पढ़ा था, ये जो 10 फ्रीडम हमें मिला है, इसमें स्टेट इम्पोज कर सकती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को, कौन से ग्राउंड पे, कि कौन उसका ग्राउंड क्या होगा, कि सोवर्निटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मैक्सिमम टाइप यही होता है। उसके बाद सोवर्निटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, फॉरेन स्टेट के साथ हमारे कोई रिलेशन चल रहा है, हमारे जैसे मान लो कि किसी मुद्दे पे हम गए अपना पाकिस्तान से कुछ समझौता करने के, हाँ भाई चलो थोड़ा समझौता हो जाए, अच्छे रिलेशन हो जाए, क्या पड़ोसी पड़ोसी हैं, थोड़े अच्छे से रह जाए। अब यहाँ फिर कोई एक ऐसा है जो बड़े निगेटिविटी फैला रहा है, तो स्टेट उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि भाई तुम अभी ये चीजें मत करो, या कुछ ऐसे जो भी स्टेट को अच्छा लगे, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को जो भी वहां पे सुटेबल लगे वैसे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि ऐसी अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो चीजें की जा सकती हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमें आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम मिली है वो एब्सोल्यूट तो नहीं है, उस पर सस्पेंशन लग सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली, सेकेंड पॉइंट है फ्रीडम ऑफ असेंबली। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू असेंबली पीसेबली और विदाउट आर्म्स, कि सभी सिटीजन के पास ये राइट है कि वो असेंबली कर सकता है, वो असेंबली लगा सकता है बहुत ही शांतिपूर्ण और बिना किसी हथियार के, है ना। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि विदाउट एनी आर्म एंड पीसेबली। ओके, इट इंक्लूड द राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन एंड टेक आउट पोजेशन। ओके, तो ये है कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ असेंबली का राइट है वो क्या इंक्लूड करता है, वो इंक्लूड करता है राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग, पब्लिक मीटिंग को होल्ड करने का राइट, डेमोन्स्ट्रेशन करने का राइट एंड द टेक आउट प्रोसेशन करने का राइट हमें इंक्लूड करता है, राइट इंक्लूड होती है इसमें राइट ऑफ असेंबली में। आगे देखते हैं, दिस फ्रीडम कैन बी exercised only on the public land and the assembly must be peacefully and unarmed. The freedom can be exercised only on public land, है ना, कि जो असेंबली लगाने का ये फ्रीडम है वो एक्सरसाइज हो सकता है सिर्फ पब्लिक लैंड पे, सिर्फ पब्लिक लैंड पे, और असेंबली शांतिपूर्ण होनी चाहिए और अनआर्म्ड होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप किसी के घर में जाके असेंबली लगाने लगे कि भाई हम तो यहीं असेंबली लगाएंगे, इस पे नहीं। अब पब्लिक लैंड जो होती है, जैसे जंतर मंतर पे असेंबली लग जाती है ना, कभी कभी कुछ लोग स्ट्राइक वगैरह थोड़ा बहुत दे देते हैं, तो वो चीज है कि आप पब्लिक लैंड पे, खैर वो तो स्ट्राइक की बात होगी, यहाँ पे असेंबली की बात हो रही है कि आप पब्लिक लैंड पे तो असेंबली लगा सकते हैं, बट आप किसी के इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी पे जाके असेंबली नहीं लगा सकते हैं। और हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि असेंबली अपनी पीसफुल हो और अनआर्म्ड हो, कोई भी ऐसा अराजक तत्व तो उसमें ना हो कि फिर लड़ाई झगड़ी वाली बात चालू हो जाए। आगे देखते हैं, दिस प्रोविजन डज नॉट प्रोटेक्ट वायलेंट disorder, riots, assembly, or one that causes breach of public peace and one that involve arms, है ना। This right does not include in the right to strike. Okay, तो बेसिकली बात ये की गई है कि जो आर्टिकल 19 है जिसमें कि हमें फ्रीडम मिलता है असेंबली का, वो प्रोटेक्ट नहीं करता है किसी भी वायलेंट को, किसी भी डिसऑर्डर को, किसी भी रियोट्स को, एंड किसी रियोट्स जो कि असेंबली में होती है, और ना कि किसी ऐसी कॉज को जो कि पब्लिक पीस को ब्रीच करे, और ना ही किसी वायलेशन जो कि आर्म से वायलेशन किया जाता है उसको। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है वो ये कही गई है कि दिस राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक, कि हमारी जो ये आर्टिकल 19 का जो हमें राइट टू असेंबली है वो हमें स्ट्राइक का राइट नहीं देता है। तो जो लोग स्ट्राइक करते हैं वो आर्टिकल 19 के फ्रीडम के थ्रू तो नहीं करते हैं। ओके, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि प्री में क्वेश्चन जब आता है तो यहीं से आता है। सीधी बात है कि आर्टिकल 19 का जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है ना वो आपका यहीं से बन जाने वाला है। इसको डिटेल में पढ़ना हमें इसलिए जरूरी है कि हमें इसके सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से हम जान लें, लेकिन जो हमारा आर्टिकल 19 है उसके सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। ये अगर पॉइंट आपको याद है तो आप प्री के तो मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे, बाकी मेंस को करने के लिए और बहुत ही थॉरली चीजों को समझने के लिए तो फिर आपको फुल डिटेल में क्लास करनी ही पड़ेगी, बाकी आप ऐसे कर सकते हैं। आगे देखते हैं, स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ असेंबली ऑन 2 ग्राउंड।
स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ असेंबली ऑन 2 ग्राउंड। तो स्टेट के पास ये पावर है कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है ऑन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ असेंबली का 2 ग्राउंड पे। दोनों ग्राउंड क्या है? पहला ग्राउंड है सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड दूसरा है पब्लिक ऑर्डर इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रैफिक इन द एरिया कंसर्न, है ना। 2 ग्राउंड पे जो असेंबली का जो राइट ऑफ असेंबली है इंडियन पब्लिक की, इंडियन सिटीजन की, उस पर स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, जिसके पीछे 2 ग्राउंड होते हैं, जिसके पीछे की 2 ग्राउंड होंगे। पहला ग्राउंड होता है अपना सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दूसरा ग्राउंड होता है कि पब्लिक ऑर्डर इंक्लूडेड, कि पब्लिक ऑर्डर जिसमें इंक्लूड होता है कि मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक, कि भाई आप असेंबली तो लगा लिए लेकिन यहाँ पे बड़ी ट्रैफिक लगी, एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है, लोगों का डेली रूटीन क्या इफेक्ट हो रहा है, तो उसके आधार पे स्टेट जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। आगे देखते हैं। अंडर सेक्शन 44 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग लॉ 1973, अंडर सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर कोड 1973, मजिस्ट्रेट कैन restrain an assembly meeting and procession if there is a risk of obstruction, annoyance or danger of the human life, health or safety, or disruption of public tranquility and or the riot or any affair, okay। तो सेक्शन 144 जो हमारा सीपीसी का है, जो सीपीसी का सीपीसी 1973 का जो सेक्शन 144 है, उसमें ये बताया गया है कि जो स्टेट मजिस्ट्रेट है, मतलब स्टेट मजिस्ट्रेट क्या, मजिस्ट्रेट जो है वो रिस्ट्रेन कर सकता है असेंबली को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है किसी भी मीटिंग और प्रोसीडिंग को कौन से ग्राउंड पे, अगर ये ऐसा रिस्क होता है कि किसी भी डेंजर है ह्यूमन लाइफ को या हेल्थ को, या कोई भी ऐसा सेफ्टी का मेजर है, या कोई भी ऐसी पब्लिक रियोट्स या पब्लिक कुछ भी ऐसा, देखो कुछ भी ऐसे पॉइंट है ना जो कि बहुत सारी पब्लिक को इफेक्ट करते हैं, तो उस आधार पे जो हमारा मजिस्ट्रेट है वो अंडर सीपीसी का सेक्शन 144 के थ्रू रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है असेंबली के किसी भी प्रोसेस पे। आगे देखते हैं। अंडर सेक्शन 141 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, assembly of five or more person become unlawful in the object is to resist the exclusion of any law or legal process, to forcibly copy the property of some person, to forcibly occupy the property of some person, and to commit any mischief or criminal trespass, and to force some person to do an illegal act, and to threaten the government or its official to exercising lawful person, okay। तो बेसिकली ये बात बताई गई है कि अंडर 141 अंडर सेक्शन जो सेक्शन है 141 का इंडियन पीनल कोड का, इसमें ये बताया गया है कि असेंबली इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन बताए गए हैं कि असेंबली अगर 5 लोगों की या उससे ज्यादा होती है तो ये अनलॉफुल मानी जाती है। कुछ ऑब्जेक्ट में या कुछ ऐसे पॉइंट है जिनमें वो अनलॉफुल मानी जाती है, जिसमें पहला होता है टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सिक्यूशन ऑफ एनी लॉ और लीगल प्रोसेस, कि अगर रेसिस्ट करना हो किसी भी लॉ को और किसी भी लीगल प्रोसेस को, तो वहां पे 5 और उससे ज्यादा लोगों की जो असेंबली होती है वो अनलॉफुल मानी जाएगी। और बाकी ये आगे सारे प्रोसेस दिए गए हैं कि टू फोर्सबली ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी ऑफ द सम पर्सन, कि अगर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी आप लेने को फोर्सिबली आप ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो ये भी तो इलीगल है। अब आप किसी की प्रॉपर्टी थोड़े ऑक्यूपाई कर लेंगे अपने आर्टिकल 19 के फ्रीडम के लिए, है ना। तो ये सब चीजों को इलीगल बताया गया है यहाँ पे डिटेल से। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये, ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने डबल हाईलाइटर करके आप लोगों को बता दिया है। यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आप एक बार पढ़ सकते हैं, हालांकि मैं पढ़ के कवर कर ही चुकी हूँ कि इसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन अंडर, देखो 2 रिस्ट्रिक्शन लगता है, एक तो सेक्शन 144 के थ्रू अपना सीपीसी के, और दूसरा सेक्शन 141 अंडर इंडियन पिनल कोड, ओके, आईपीसी के थ्रू 2 रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं असेंबली फ्रीडम ऑफ असेंबली के आधार पे। आगे देखते हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की क्या फ्रीडम है इंडियन सिटीजन को, और उसके पे क्या रिस्ट्रिक्शन है नहीं है क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं।
ऑल सिटीजन हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, तो सभी भारतीय सिटीजन को ये राइट है कि वो फॉर्म कर सकते हैं कोई भी एसोसिएशन, कोई भी यूनियन और कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट इंक्लूड द राइट टू द फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, companies, partnership firms, societies, clubs, organization, trade union and any body of person। ओके, तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू ही आर्टिकल 19 में जो हमें प्रोवाइड होता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, उसके थ्रू ही हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। जैसे फिलहाल तो नहीं, लेकिन नई पार्टी अरविंद केजरीवाल सर की है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी बना दी है। तो वो कौन से आर्टिकल, कौन से फ्रीडम उनको मिला था, कौन से आर्टिकल के थ्रू उनको मिला था, है ना? तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी होती है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म अप कर सकते हैं, कोई भी कंपनी बना सकते हैं। अब जैसे कोई इंसान कोई कंपनी बना रहा है, कोई अपना इंडिविजुअल कुछ फॉर्म खोल रहा है, कोई अपना कुछ ऐसा पार्टनरशिप में कर रहा है, कोई स्कूल खोल रहा है, कोई कोई फैक्ट्री खोल रहा है, कोई कोई मिल खोल रहा है ना, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो ये हमें हमारे आर्टिकल 19 का फ्रीडम के थ्रू ही हो रही है। अब आप लोग कभी देखिएगा कि अगर कोई इंसान कोई फॉर्म खोला भी है ना, कोई फॉर्म वो रन कर रहा है, बट अगर आप उससे बोल दे कि भाई आपको कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल ये राइट देता है कि आप ये फॉर्म खोल सकते हैं, और आपके पास राइट है ये फॉर्म खोलने का कि नहीं राइट है, तो बहुत अगर समझदार नहीं है तो फिर वो इंसान इस बात का जवाब भी नहीं दे पाएगा। तो ये तो लिटरेसी, हालांकि उसका जो टर्नओवर है पर ईयर का बहुत ज्यादा होगा, लेकिन देखो स्कॉलर की अलग बात होती है और पैसा कमाना एक अलग चीज होती है। खैर वो अलग अलग बातें होती हैं। तो वो चीज है कि हमें फिर ये सब चीजें पता रहनी चाहिए कि हमें ये सारे जो फ्रीडम मिलते हैं, कोई भी सोसाइटी बनाने का, कोई भी फर्म्स बनाने का, कोई भी क्लब बनाने का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ वगैरह ये सारी चीजें बनाने का, तो हमें ये मिलता है आर्टिकल 19 के फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू। आगे देखते हैं। इट नॉट ओनली इंक्लूड द राइट टू स्टार्ट एन एसोसिएशन और यूनियन बट ऑल्सो कंटिन्यू विद द एसोसिएशन और यूनियन एज सच। ओके, तो वही बात कही गई है कि ये सिर्फ ऐसा राइट को नहीं देता है कि आप सिर्फ स्टार्ट कर दें फिर उसके बाद भूल जाएं, उसको रन कराने का भी राइट यही आर्टिकल 19 देता है। अब ऐसा नहीं कि स्टार्ट करने का राइट हमें आर्टिकल 19 से मिल गया और रन करने का आर्टिकल फिर हम कहीं और जा रहे हैं, लीगल प्रोसीजर में चल रहे हैं, फिर हमें लीगल अथॉरिटी से चाहिए ये सब, तो वो नहीं है कि आर्टिकल 19 के थ्रू। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आपको गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो अब पहले तो आर्टिकल 19 के थ्रू आप को वो फॉर्म को ओपन करने का फ्रीडम मिल गया। देन जब आप अप्लाई करेंगे उसके सर्टिफिकेशन के लिए, गवर्नमेंट आपको सर्टिफाई क्यों करेगी? जब आपके पास कुछ क्राइटेरिया होगा, गवर्नमेंट कुछ बोलेगी ना कि, या गवर्नमेंट या कोई भी ऐसी बॉडी कुछ बोलेगी कि भाई आप इतने 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 चीजों को पूरा करेंगे तभी जाके हम इसको आपको सर्टिफाई करेंगे। तो जब आप गवर्नमेंट के पास जाते हैं वो सर्टिफिकेट लेने के लिए और आप सारे क्राइटेरिया को पूरा कर देते हैं, तो आर्टिकल 19 के थ्रू ही आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है कि आप इसको रन करा पाए अपने बिजनेस को बहुत ही इजिली। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फर्दर इट कवर द नेगेटिव राइट ऑफ नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एन एसोसिएशन और यूनियन, है ना। और ये जो आर्टिकल 19 है ये ऑल्सो कवर करता है एक निगेटिव राइट को, जो कि होता है नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एन एसोसिएशन और यूनियन। आगे देखते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज ऑन एक्सरसाइज इन दिस राइट बाय द स्टेट, लगा सकता है ना, स्टेट लगा सकता है। और बाकी ये वाले पॉइंट है आप रीड करने के लिए कर सकते हैं, बट इतने इंपॉर्टेंट है नहीं कि इसको ऐसा कुछ याद किया जा सके। एक बार मैंने क्लियर तो कर ही दिया। चलिए आगे देखते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी हमें आर्टिकल 19 में मिलते हैं। तो इसमें क्या है? दिस फ्रीडम entitled every citizen to move freely throughout the territory of India. He can move freely from one state to another or from one place to another within the state, है ना। तो बेसिकली यही जो हमें फ्रीडम है, जैसे लोग पढ़ने जाते हैं, लोग जॉब करने जाते हैं, है ना, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, कई लोग घूमने जाते हैं, टूर पे जाते हैं, तो लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो वो कौन से आर्टिकल के थ्रू जा रहे हैं? कौन से आर्टिकल के थ्रू फ्रीडम हमें मिल रहा है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हमें आर्टिकल 19 के थ्रू मिल रहा है। आगे चलते हैं। दिस राइट अंडरलाइन द idea that India is one unit so far as the citizen are concerned. Okay, thus purpose is to promote the national feeling and the not parochialism. Okay,
सिलिज्म। ओके, तो बेसिकली बात ये कही गई है कि इस राइट टू फ्रीडम का जो एम था, जो पर्पस था, वो ये था कि प्रमोट करना नेशनल फीलिंग को प्रमोट करना। इस राइट टू फ्रीडम देने के पीछे का मोमेंट यही था कि भाई अब जैसे अमेरिका में है ना, तो हर वहां पे जो जितने भी स्टेट है वो सब अलग अलग कंट्री हैं, तो फिर वहां पे जाने के लिए आपको एक अलग परमिट की जरूरत होती है। बट हमारे इंडिया में ऐसी बातें है नहीं। हमारे इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हैं, सिर्फ एक अपना आधार कार्ड रखिए, आप पूरे भारत में घूम सकते हैं, चाहे अंडमान निकोबार घूम लीजिए, चाहे जहां मर्जी घूम लीजिए, है ना। तो फिर वो चीजें हैं कि ये फ्रीडम देता है कि हम एक ही देश के हैं, और ये सारी जितनी इंडिया में टेरिटरी काउंट होती है, इन सब पे हम जा सकते हैं, रह सकते हैं, कहीं पे भी बस सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। ओके, कुछ भी कर सकते हैं एकदम कि लीगल चीजें कर सकते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं कि कहीं पे जाके इलीगल ही कर दिए कुछ। आगे देखते हैं, ground of imposing reasonable restriction on these freedom are two, namely the interest of general public and the protection of interest of scheduled tribe. Entry of outsider in tribal area is restricted to protect the distinctive culture, language, custom and manner of scheduled tribe, and to safeguard their traditional vocation and प्रॉपर्टीज अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ओके, तो अब फ्रीडम तो हमें मिल गई घूमने की, कहीं भी पूरे इंडिया के टेरिटरी में, हमारा प्रमोट भी हो गया नेशनल फीलिंग। बट जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। कौन से ग्राउंड पे? कि कोई भी कि किसी भी ट्राइबल शेड्यूल के जनरल पब्लिक और किसी भी प्रोटेक्शन के लिए, कोई भी ऐसे जनरल पब्लिक है या किसी भी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी, किसी, ये एक तो रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट अगर वायलेट हो रहा है अगर किसी के मूवमेंट से। दूसरा, कोई भी ऐसा शेड्यूल ट्राइब है, कोई भी ऐसी कम्युनिटी है जो कि थोड़ी क्या है, थोड़ी ऐसी इंस्टिंक्ट है, थोड़ी उसको सेव करने की, प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, तो वहां पे किसी को भी जाने आने से, किसी के भी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। क्यों, कैसे? जैसे एग्जांपल से बताइए। अब आप बोलेंगे तो एग्जांपल यहाँ पे ये है कि आप अंडमान निकोबार में ट्राइबल कम्युनिटी का जो एरिया है, जहाँ पे जरावा कम्युनिटी रहती है, वहां पे किसी को भी रहने की फ्रीडम नहीं है। वहां पे कोई भी जनरल पब्लिक जाके वहां पे आप पहले तो जाना ही रिस्ट्रिक्टेड है। और अंडमान निकोबार क्यों जा रहे हैं? बहुत सारे, झारखंड अपना है, झारखंड में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे कि जनरल पब्लिक को जाना अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। और ऐसे बहुत सारे हैं, छत्तीसगढ़ में, नीचे तमिलनाडु वगैरह में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे ऐसी अभी भी ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है जिनका की लैंग्वेज, रहन सहन, खान पान बहुत ही अलग होता है ना, बहुत ही अलग होता है। वो एकदम ट्राइबल में रहती हैं, उनका पूरा एकदम देसी चीजें पूरी चलती रहती हैं, जो कि ट्राइबल्स लोग रहते हैं। बहुत कम एजुकेशन, बहुत कम। अब कोई बड़ी कंपनी है वहां से जबरदस्ती लैंड कर, अब जैसे जब फॉरेनर थे, ब्रिटिशर्स जब थे इंडिया में रूल कर रहे हैं, तो बहुत सारे आदिवासी लॉ लाए गए ना कि आदिवासी का लैंड ले लेते थे लोग अपने। झारखंड में अपना क्या संथाल वगैरह का रिवोल्ट वगैरह भी हो गया कि ये आदिवासी की प्रॉपर्टी लेके वहां पे फिर कुछ फॉर्म वगैरह बना दिए, कुछ ऐसे एग्रीकल्चरल लैंड बना दिए, कुछ ऐसा कर दिए, वैसा कर दिया, और फिर उनका राइट वायलेट हो गया, उनको अपने जमीन से निकल के जाना पड़ा, है ना। तो वो चीजें होती है कि आप ट्राइबल जो कम्युनिटी है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके राइट टू मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है बाया स्टेट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ prostitute can be restricted on the ground of public health and in the interest of public morals। ओके, तो अपने सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ इंडियन प्रोस्टिट्यूट, कि जो इंडियन प्रोस्टिट्यूट है उनका भी मूवमेंट ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्टेड है। कौन से ग्राउंड पे? पब्लिक हेल्थ के ग्राउंड पे और इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मोरल के ग्राउंड पे। ये एग्जाम में नहीं आएगा तो इसको देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई आप जानने को जान सकते हैं, बट यहाँ पे ना बहुत सारे फिर वो भी है, इस पॉइंट के भी बहुत सारे एक्सेप्शन है। अब उस चीज को कभी हाई कोर्ट में बोला नहीं गया, तो अब और बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि ठीक है, अभी देखते हैं आगे। चलिए, बॉम्बे हाई कोर्ट वैलिडेटेड रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाई एड्स। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोल दिया? बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भाई जो ऐसा पर्सन है जो कि एड्स से पीड़ित है, उसके मूवमेंट पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई वो लोग भी रिस्ट्रिक्ट नहीं, वो लोग भी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं जो कि एड्स पेशेंट है। आगे चलते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हैज टू डायमेंशन। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हैज दो डायमेंशन है। पहले तो इंटरनल है,
उसके बाद एक्सटर्नल है। तो इंटरनल जो है, राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री, कि कंट्री में कहीं भी घूमने का फ्रीडम जो है। और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री एंड द राइट टू कम बैक टू द कंट्री, है ना। जाने का ही राइट सिर्फ नहीं है ना हमारे पास, आने का भी राइट है। अब हम चले गए घूमने, हम चले गए स्विट्जरलैंड घूमने, हम चले गए अमेरिका, लॉस एंजल्स जो भी है सब उधर घूमने चले गए, कैलिफोर्निया वगैरह, है ना। हम चले गए सऊदी अरब घूमने, हम चले गए कहीं भी घूमने। तो ये हमारा कौन से पॉइंट में आता है कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में। और इंटरनल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में आता है कि हम इंडिया की टेरिटरी में ही घूम रहे हैं, चाहे कि आप अंडमान चले गए हों, चाहे कि आप तमिलनाडु चले गए हैं, चाहे कि आप कश्मीर चले गए हों, चाहे कि आप लद्दाख चले गए हों, चाहे कि राजस्थान चले गए हों, चाहे कि मिजोरम अरुणाचल प्रदेश चले गए हों, कहीं भी। मैंने पूरा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब डायरेक्शन बता दिया है। आप कहीं भी चले गए हो तो वो अपना इंटरनल मूवमेंट में आएगा। बट एक्सटर्नल मूवमेंट में क्या आएगा कि आप आउट ऑफ द कंट्री चले जाते हैं और फिर वापस आने का राइट भी आपको है। ऐसा नहीं है कि वहीं पे आ गए तो वहीं पे चले गए तो फिर वहीं पे चले गए, फिर आप वापस भी आएंगे, उसका भी आपको राइट दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या डिटेल बताया गया है कि आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट ओनली फर्स्ट डायमेंशन। आर्टिकल 19 सिर्फ आपको ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के थ्रू आर्टिकल 19 सिर्फ आपको इंटरनल मूवमेंट का फ्रीडम देता है, एक्सटर्नल मूवमेंट का फ्रीडम आर्टिकल 19 नहीं देता है। एक्सटर्नल मूवमेंट का फ्रीडम को हमें कौन देता है, आर्टिकल 21 देता है। आर्टिकल 21 देता है जिसमें कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पॉइंट है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सेपरेट, और वो चैप्टर पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमने देख लिया कि आर्टिकल 19, अब क्वेश्चन जो सबसे थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा वो यहीं पे करेगा कि आर्टिकल 19 में हमें जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का राइट मिलता है वो हमें इंटरनल मूवमेंट का मिलता है कि एक्सटर्नल मूवमेंट का मिलता है कि बोथ मिलता है, अब बताओ, है ना। तो ये पॉइंट क्लियर रहनी चाहिए कि ओनली इंटरनल मूवमेंट का हमें राइट मिलता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम टू रेजिडेंस। फ्रीडम टू रेजिडेंस, कहीं भी रहने, कहीं भी बसने का जो हमें फ्रीडम मिलता है। आगे देखते हैं, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू reside and settle in any part of the territory of India। ओके, तो किसी भी इंडियन सिटीजन के पास ये राइट है कि वो किसी भी भारत के किसी भी भाग में सेटल हो सकता है और वहां का रेजिडेंस हो सकता है। आगे देखते हैं, दिस राइट हैज टू पार्ट। इस राइट के भी दो भाग हैं। पहला, राइट टू reside in any part of the country, which means to stay at any place temporarily, and right to settle in any part of the country, which means to set up a home or domicile at any place permanently। ओके, तो ये जो हमारा फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है ना, वो दो भाग में बटा हुआ है। क्या बटा हुआ है, दो भाग में बटा हुआ है। पहला जो भाग है वो है राइट टू रिजाइड। राइट टू रिजाइड का मतलब क्या होता है कि आप कंट्री के किसी भी भाग में कहीं पे भी आप स्टे कर सकते हैं टेम्परेरली, कुछ पीरियड के लिए। अब जैसे आप घूमने गए तो आप वहां पे बस तो जाने नहीं वाले हैं, आप कहीं पे भी कोई घूमने गया, मान लो सब अयोध्या अभी राम टेम्पल बनाए, वहां पे दर्शन करने गए लोग, तमिलनाडु के लोग मान लो चले गए या अरुणाचल प्रदेश के लोग चले गए हैं, तो वहां पे क्या वहां पे जाके बस ही थोड़े जाएंगे, वहां पे जाएंगे, होटल लेंगे, रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, आ जाएंगे अपने घर पे। तो ये फ्रीडम कौन हमें देता है, आर्टिकल 19 के थ्रू मिलता है। और अब कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब की तलाश में कहीं पे गए और फिर वहां पे देख लिए कि भाई वहीं पे अच्छा है, हमारा जॉब वॉब भी अच्छा चल रहा है, हमें सेटल होने का अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है, यहाँ पे सारी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, फिर वो वहां पे अपना घर ले लेते हैं, सेटल हो जाते हैं परमानेंटली, वहां के डोमिसाइल बन जाते हैं। तो ये राइट भी हमें फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस के थ्रू आर्टिकल 19 के थ्रू हमें मिलता है। तो देखिए, जैसे आप अपने घर में कभी देखिएगा कि पहले तो आप एक चीज देख लीजिए कि आप कभी घूमने गए, कहीं ऐसे घूमने गए 2-4-10 दिन के लिए, आप वहां पे फिर कुछ दिन के बाद वापस आ गए, तो ये भी राइट आपको मिल गया आर्टिकल 19 के थ्रू। बट अगर आपने कभी देखा होगा कि आपके अगल बगल या आपके घर में ही कोई कहीं और का है, उसका गांव कहीं और है, जो एक होता है ना, एक गांव और शहर वाले कॉन्सेप्ट से मैं समझा रही हूँ, जैसे उसका ओरिजिनल गांव कहीं और है बट वो आके शहर के किसी पार्ट में रह रहा है और वो वहीं पे सेटल हो गया, वहीं पे वो पूरा एड्रेस, बिजली बिल, गैस बिल वगैरह सारे उसके उसी एड्रेस पे आने लगे हैं, तो वो उसका क्या हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया है। हम जब कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं या किसी भी तरीके का फॉर्म भरते हैं तो हमें क्या पूछा जाता है, करेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, है ना। तो आपका करेंट एड्रेस क्या है और परमानेंट एड्रेस क्या है, ये दोनों बातें पूछी जाती हैं। इन दोनों एड्रेस को प्रोवाइड कराता है हमारा आर्टिकल 19। चलिए आगे देखते हैं।
This right is intended to remove internal barrier within the country or between any of its part. This promotes nationalism and avoid narrow mindedness. Okay, तो ये राइट क्या इंटेंड करता है, ये इंटेंड करता है क्या इंटेंड करता है कि रिमूव करता है इंटरनल बैरियर्स को, और ये प्रमोट करता है नेशनलिज्म को और अवॉइड करता है नैरो माइंडसेट को। नैरो माइंडसेट का मतलब यहाँ पे क्या है? नैरो माइंडसेट का मतलब है कि बंगाल बोलने वाले ही बंगाली में रहेंगे, मलयालम बोलने वाले ही तमिलनाडु में रहेंगे, कन्नड़ बोलने वाले ही केरला में रहेंगे, है ना। जो अपना गुजरात बोलने वाले ही गुजराती बोलने वाले ही गुजरात में रहेंगे, बिहारी बोलने वाले ही बिहार में रहेंगे। तो ऐसा सब सिस्टम, ये सब नैरो माइंडनेस को, ये सब चीजों में नैरो माइंडनेस काउंट किया गया है कि ये सब नैरो माइंडनेस की चीजें हैं। सबका देश है, सब जहां मर्जी वहां रह सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो पहली तो बात यही है कि कोई अपनी टेरिटरी छोड़ के कहीं पे जा रहा है, अपनी टेरिटरी करने का मतलब कि जहां पे वो बरसों से रह रहा है उसको छोड़ के कहीं जा रहा है रहने के लिए, पहले तो उसके खुद चैलेंजेस है कि वो उस जगह पे सेटल नहीं हो पाएगा। दूसरा लोग क्रिटिक और कर दे, दूसरा स्टेट और परेशान कर दे कि भाई आप यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो चीजों को अवॉइड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही ये दिया गया है कि नहीं, आप जहां मर्जी चाहे रह सकते हैं, और ये आपको फ्रीडम देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाया आर्टिकल 19। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि किसी भी स्टेट के लोग कहीं पे भी जाके रेंट पे रहने लगते हैं या घर बना के रहने लगते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि उनको परेशान करने लगे, कि मतलब कुछ ऐसे अराजकता तो होते हैं वो परेशान करते हैं, वो बात अलग हो जाती है। बट कुछ ऐसा नहीं है कि अब सारे लोग उनको परेशान करने लगेंगे कि अरे आप क्यों यहाँ पे रह रहे हैं, आपको तो तमिलनाडु के हैं, या आप तो बिहार के हैं, या आप तो अरुणाचल प्रदेश के हैं, आप जाइए वहां रहिए, आप क्यों इधर रह रहे हैं, क्यों उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, क्यों बिहार में रह रहे हैं, या ऐसे नहीं कर सकते हैं ना। कि ये फिर हमें फिर अगर ऐसा कोई हमें करता है तो हम फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, हम जा सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट सुनाएगी, फिर हिसाब किताब होगा अलग। चलिए आगे देखते हैं। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट ऑन 2 ग्राउंड। स्टेट फिर से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कर सकती है 2 ग्राउंड पे। पहला ग्राउंड, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब, है ना। अब पहली बात तो यही है कि यहाँ पे मूवमेंट को भी आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट, और किसी भी शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट के लिए, और आपके सेटल होने के, आपके रेजिडेंस होने के भी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब। ओके, द right of outsider to reside and settle the tribal area is restricted to protect the distinctive culture, language, custom and manner of scheduled tribal, and the safeguard their traditional vocation and property against exploitation. Okay, property against exploitation. The right of outside the reside and settle in the tribal area is restricted to protect the distinctive culture, language, custom and manner of scheduled tribe, and the safeguard their traditional vocation and the property against prohibition, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाने का ग्राउंड जो होता है वो यही होता है कि शेड्यूल ट्राइब में भाई उनके कुछ अपने कल्चर है, कुछ कस्टम है, कोई लैंग्वेज है जो कि बहुत ही डिस्टिंक्टिव हो चुका है, जिसको कि प्रोटेक्ट करने के लिए शेड्यूल ट्राइब में हम सेटल होने का जो आपका अधिकार है उसको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। उसको स्टेट रिस्ट्रिक्ट करता है कि कहीं पे वो जो शेड्यूल ट्राइब है, वो जो वल्नरेबल कम्युनिटी है, उसको उसका एक्सप्लॉइटेशन ना हो जाए, कि एक लोगों का राइट मेंटेन करने के चक्कर में पता चला कि एक पूरी कम्युनिटी ही गायब हो गई, तो वो चीजें नहीं की जा सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सर्टेन एरिया कैन बी बैंड फॉर certain kind of person like prostitute and habitual offenders. From the above, it is clear that right to residence and right to the movement are overlapping to some extent. Both are complementary to each other, है ना। तो अब प्रोविजन को देखने से हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि राइट टू रेजिडेंस और राइट टू मूवमेंट ये क्या है, ये ओवरलैप करता है कुछ कुछ जगहों पे, और ये कंटेम्परेरी है एक दूसरे का, कि सेम प्रोविजन ही बताए गए हैं और सेम रिस्ट्रिक्शन भी बताए गए हैं, तो हो गई कंटेम्परेरी। आगे चलते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन के अब इसके बारे में देखते हैं। All citizens are given the right to practice any profession
और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेसेस, कि भारत के सभी सिटीजन को ये राइट मिलता है हमारे आर्टिकल 19 के थ्रू कि वो प्रैक्टिस कर सकता है, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस को कैरी कर सकता है। दिस राइट इज वेरी वाइड एज इट कवर ऑल द मीन ऑफ द अर्निंग वंस लाइवहुड, कि ये जो राइट है वो बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है, और ये कवर करता है उन सभी मीन्स को जो कि लाइवहुड के लिए अर्निंग को लाते हैं, या लाइवहुड या जिंदा रहने के लिए जो अर्निंग है उन सभी प्रोफेशंस को ये अपने आप में इंक्लूड करता है। चलिए आगे देखते हैं। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, है ना, कि स्टेट कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है। अब आपको लगेगा कि भाई कमाने खाने पे क्या तुम रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है स्टेट, कमाने खाने पे तो नहीं लगा सकता है, कम से कम इस पे तो नहीं लगाना चाहिए। लेकिन देखिए कि वो देखिए कि फिर इसके जो लूप होल्स है ना, वो फिर किस तरीके से आते हैं कि स्टेट को ऐसा प्रोविजन करना पड़ता है। तो स्टेट हमें पता चल गया कि ये राइट भी एब्सोल्यूट नहीं है। तो बेसिकली हमें क्या पता चला कि आर्टिकल 19 में हमें जितने भी राइट मिलते हैं, कोई जितने भी 6 राइट मिलते हैं, वो कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है। हर राइट पे स्टेट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, स्टेट इज एम्पावर टू, स्टेट को एम्पावर किया जाता है प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेसेस, कि स्टेट को ये एम्पावर किया जाता है कि वो प्रिस्क्राइब कर सकता है किसी भी प्रोफेशनल, कोई भी प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन को नेसेसरी बना सकता है कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने का, या कोई भी बिजनेस, ट्रेड या इसको ऑक्यूपाई करने के लिए स्टेट के पास ये अथॉरिटी है कि वो प्रिस्क्राइब कर सकता है कुछ भी ऐसा टेक्निकल क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब इससे कैसे एग्जांपल हम दे के बताती हूँ। जैसे मान लो कि आप मैक्सिमम लोग यहाँ पे हैं जो यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें आपका एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन माना जाता है ना, कि आप कम से कम आप ग्रेजुएट होने चाहिए, कम से कम किसी किसी पोस्ट पे होता है कि आप बीएड होने चाहिए, किसी किसी पे पोस्ट पे होता है कि आप पीजी प्लस वो होने चाहिए, पीजी प्लस बीएड होने चाहिए, किसी पे होता है कि आप मास्टर्स होने चाहिए, किसी पे होता है कि आप आईआईटीएन प्लस कुछ ऐसा टेक्निकल कोर्स आईआईटीएन होने चाहिए, या ग्रेजुएट होने चाहिए। कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिसपे ये आता है कि भाई आप वो होने चाहिए, आप कम से कम इंटर पास आउट होने चाहिए, जो कि कुछ मुझे लगता है कि वनडे एग्जामिनेशन वगैरह जो भी आते हैं, है ना। तो ये होता है कि आप कुछ ऐसा, ये जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को नेसेसरी बनाता है स्टेट ना, वो वही प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है। कि अब आप यहाँ पे नहीं जाके बोल सकते हैं कि अच्छा ये क्या है कि आप आईएएस बनने के लिए सबको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, क्यों नहीं, अनपढ़ क्यों नहीं आईएएस बन सकता है। तो फिर ये वॉयलेशन आप नहीं माना जाएगा आर्टिकल 19 का आपके, कि स्टेट के पास ये पावर है कि वो कुछ भी प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन को नेसेसरी बना सकती है बहुत सारे ऑक्यूपेशन, बिजनेस, ट्रेड वगैरह के लिए चीजों को ऐसा क्वालिफिकेशन के तरीके रख सकते हैं। इसलिए आप देखिए कोई भी फॉर्म वगैरह आता है तो उसमें क्वालिफिकेशन का एक अलग से क्या उसको बोलते हैं, ब्रैकेट आता है कि नहीं आपको ये क्वालिफाई करना चाहिए कम से कम। चलिए आगे देखते हैं। carry on by itself any trade, business, industry and service, whether to exclusive, complete or partial of the citizen or otherwise। okay, 10 आगे क्या कि दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया है कि कैरी ऑन बाय इटसेल्फ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री एंड सर्विस, वेदर टू द एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन और अदरवाइज, है ना, कि जो है ये ट्रेड है, बिजनेस है, इंडस्ट्री है और सर्विसेज जो है, इन सबको कैरी ऑन करना है इटसेल्फ, की सिटीजन को ही कैरी ऑन करना है। और फिर उसके में ये प्रोसेस बताया गया है कि इसमें एक्सक्लूजन किया जाता है कंप्लीटली या पार्शियल रूप से। एक्सक्लूजन किसी भी तरीके का हो सकता है, जो ये ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विसेज है उसमें जो इंडियन सिटीजन और अदरवाइज किसी के लिए भी एक्सक्लूजन जो है वो इन सब बेसिस पे पार्शियल या कंप्लीटली किया जा सकता है, जो कि कैरी करता है कैरी बाई इटसेल्फ। ओके, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसको आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आगे देखते हैं। नो ऑब्जेक्शन कैन बी मेड व्हेन द स्टेट कैरी ऑन अ ट्रेड, बिजनेस। तो बेसिकली क्या बताया गया है लास्ट में, क्या कंक्लूजन इसका दिया गया है, 10 नो ऑब्जेक्शन कैन बी मेड व्हेन स्टेट कैरी ऑन ट्रेड, बिजनेस,
industry or services either as the monopoly, complete or partial, or the exclusion of citizen, all or some only, or in the competition with any citizen, state is not required to justify its monopoly, है ना, कि no objection can be made, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं बनाया जा सकता जब स्टेट कैरी करता है, जब स्टेट व्हेन स्टेट कैरी ऑन ट्रेड, जब स्टेट कैरी करता है ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज को आइदर एज मोनोपोली, या तो कि मोनोपोली मोनोपोली और टू द एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन, और या तो कि कंपटीशन विद इन द सिटीजन, मतलब कि स्टेट की जो मोनोपोली है, स्टेट जो कैरी करता है किसी भी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विसेज को, आइदर कि वो अपनी मोनोपोली के अथॉरिटी से करता है, या कि वो कंपटीशन सिटीजन के बीच में जो कंपटीशन है उसको मेंटेन करने के लिए करता है, तो उसके ऊपर स्टेट को कहीं भी अपनी मोनोपोली को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। This right does not include the right to carry on a profession or business or trade or occupation that is immoral. Trafficking, immoral में क्या हो गया? Trafficking in human or children, or dangerous, harmful drug or explosive, etc. The state can absolutely prohibit these or regulate them through license. Okay, तो बेसिकली क्या, पहले तो बात यह है कि ये जो हमारा प्रोफेशन का पॉइंट है उसमें ये एब्सोल्यूट नहीं है। पहले तो हमें राइट मिलता है, उसके बाद ये एब्सोल्यूट नहीं है। स्टेट के पास दो पॉइंट है जिसपे वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, कि पहला तो ये है कि भाई वो कोई भी अपना प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन को नेसेसरी कर सकती है। दूसरा ये है कि वो किसी को भी इस टाइप से एक्सक्लूजन के लिए, किसी भी सिटीजन और अदरवाइज को एक्सक्लूजन के लिए कोई भी अथॉरिटी, कोई भी प्रोविजन बना सकती है। तीसरी बात ये है कि जब वो एक्सक्लूजन के लिए, जब वो किसी भी सिटीजन और अदरवाइज किसी के एक्सक्लूजन के लिए कोई भी अथॉरिटी बनाती है, तो स्टेट को कोई जरूरत नहीं है अपनी मोनोपोली को जस्टिफाई करने का किसी के भी सामने। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो हमारा राइट टू जॉब है, या जो कह सकते हैं राइट टू प्रोफेशन है, वो अब इंक्लूड नहीं करता है कि आप किसी ऐसे बिजनेस, ऐसे ट्रेड, ऐसे ऑक्यूपेशन में हो जाएं जो कि इमोरल हो या कि डेंजरस हो, है ना। अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमें तो प्रोफेशन का राइट है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है आर्टिकल 19 के अंदर, तो हम करेंगे ट्रैफिकिंग, हम बेचेंगे बच्चा, हम बेचेंगे विमेन, है ना, या तो हम वो फोर्स लेबर करवाएंगे, या तो हम ड्रग बेचेंगे, हम अब बहुत सारे ड्रग्स वगैरह को बेचने जा रहे हैं। तो ये प्रोफेशन, इस मामले में आपको प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन नहीं मिला है, कि प्रोफेशन ऐसे पहले तो प्रोफेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन का जो राइट है वो पहले ही अब एब्सोल्यूट नहीं है। जो है राइट, जो लीगल राइट्स है वही एब्सोल्यूट नहीं है कि स्टेट उस पर रिस्ट्रिक्शन कर सकती है, अपने स्टेट, अपने इंडिविजुअल, अपने कुछ ऐसे पर्टिकुलर के हिसाब से। देन अगर बात इलीगल की आ गई, अगर बात इमोरल और इलीगल की आ गई, डेंजरस प्रोफेशंस की आ गई, तो स्टेट के पास 110% ये राइट है कि वो ऐसी चीजों को ऐसे स्टेट के पास राइट क्या है, वो ये जो आर्टिकल है वो ही प्रोहिबिट कर देता है, कि आर्टिकल 19 के थ्रू आपको इन सब चीजों का, आपको इमोरल प्रोफेशन को चूज करने का कोई भी फ्रीडम नहीं मिलता है। ओके, तो चलिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने ये वीडियो अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट की है। आप लोगों को जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप एक दो बार कोशिश करिएगा वीडियो को देखने का खुद से, एंड देन अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैम एक पॉइंट ये है जिसको आप दोबारा कवर कर दीजिए, मैं उसको जरूर कवर करने की कोशिश करूंगी। मैंने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे से और लाइन बाय लाइन पढ़ाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताया करिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए हमारे वीडियो को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।